जो राजनीतिक सूरत हाल बनी हुई है उसको एक आसान सी मिसाल, एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन पर किसी भी रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर भी, एक यात्री भी रेल का इंतज़ार करता है और एक कुली भी रेल का इंतज़ार करता है। लेकिन मुसाफिर के इंतज़ार में और कुली के इंतज़ार में बहुत फ़र्क होता है। मुसाफिर तो इंतज़ार इसलिए करता है कि उसको सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन कुली बेचारा सिर्फ इसलिए इंतज़ार करता है कि वो एक बाबू को उतार देगा, दूसरे बाबू को चढ़ा देगा तो कुछ मजदूरी मिल जाएगी। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बहुत होशियारी और चालाकी के साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम इस देश में बनाया है, उसके नतीजे में जो इस देश के जो बहुजन समाज है, जो इस देश के मेजॉरिटी के लोग हैं, वो चाहे SC ST बैकवर्ड के लोग हों या माइनॉरिटीज़ के लोग हों, मुसलमान हों, वो अब इलेक्शन की रेल का इंतज़ार एक मुसाफिर की तरह नहीं करते, एक कुली की तरह करते। अब हमारी और आपकी जो दशा बना दी गई है पॉलिटिकली, वो ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो ये सोचने लगते हैं कि किस बाबू को उतारना है और किस बाबू को चढ़ाना है। खुद यात्रा करके मंजिल तक पहुंचने का इरादा नहीं करते। बामसेफ जो आवाज लगा रही है, जहां तक मैं समझा हूं, वो ये है कि अब कुली की वर्दी उतार कर फेंको, यात्री बनो। जिस बाबू को अब तक उतारते रहे हैं उसने तो क्या मजदूरी दी होती, जिन बाबुओं को हमने चढ़ाया है उन्होंने भी आज तक कोई मजदूरी नहीं दी, और उनसे किसी अच्छी बात की उम्मीद करना ये इतना बड़ा मूर्खपन और बेवकूफ़ी है कि जिस पर कोई बेवकूफ़ी का अवार्ड तो दिया जा सकता है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। इस मसले का हल ये नहीं है कि हमारे कुछ ज़्यादा लोग असेंबलियों में पहुंच जाएं और हमारे कुछ ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाएं। इन पार्टियों के अंदर हमारे चाहे जितने लोग पहुंच जाएं, ये नॉमिनेटेड लोग होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। ये हमारी बात, आपकी बात वहां जाकर कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। ये तो दरअसल इन पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे और आपके बीच में, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते पार्टियों या सदन में। ये डेमोक्रेसी जो भारत के संविधान ने यहां पर दी थी, इसको एक डेड डेमोक्रेसी बना दिया है इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने। ये फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। जो काम करना है हमें और आपको, वो है इस सिस्टम को बदलना। जब तक कि ये फंक्शनल डेमोक्रेसी यहां पर स्थापित नहीं होगी, जब तक रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र इस देश में स्थापित नहीं होगा, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारे और आपके सपने पूरे नहीं हो सकते।
और ये काम सूझबूझ भी चाहता है, हिम्मत भी चाहता है, विजन भी चाहता है, पेशेंस भी चाहता है, सेक्रीफाइस भी चाहता है और एक लंबा ऑर्गेनाइज संघर्ष भी चाहता है। और इसके लिए समाजी तौर पर हमें अपने आप को, हमें और आपको एक दूसरे से बहुत करीब करना होगा। हमें ये बात माननी होगी कि उसी व्यवस्था ने हमारे और आपके बीच में गलतफहमियों की जबरदस्त दीवारें खड़ी की हैं। ये एक अवसर जो बामसप के अधिवेशन हमें और आपको दिया है, इस अवसर को यहीं पर ख़त्म नहीं होना है। ये यकीनन बहुत खुशी की बात है। जैसे मुझसे पहले कई लोगों ने कहा कि इस अधिवेशन में मुस्लिम उलमा, इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वरों, एक्टिविस्ट लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि ये बामसप का ये मैसेज अब मुसलमानों तक ठीक से पहुंचना शुरू हुआ है। अभी काम शुरू हुआ है, काम अभी बहुत बाकी है। जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है और जब यह बात आती है कि भाई कब तक यह होता रहेगा कि फुला पार्टी से बचने के लिए फुला पार्टी को लाना जरूरी है वरना फुला पार्टी आ जाएगी, ये एक अजीब तरह का एक डर मुस्लिम समाज में बिठाया जाता है और मुसलमान इस डर में फंस जाता है कि अगर हमने एक कॉम्प्रहेंसिव चेंज लाने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए इस सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो फिर वो कम्युनल पार्टी फुला माली आ जाएगी। वो जैसे बच्चों को डराया जाता है ना कि काली माई आ जाएगी, बाबा आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, उस तरह इस देश के मुसलमानों को डराया जाता है। मालदा के अधिवेशन में भी मैंने एक घटना सुनाई थी। आज हमारे मेश्राम जी से बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ऐसा लगा कि मुझे उस बात को यहाँ भी सुना देना चाहिए। बहुत से लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो उस अधिवेशन में शायद नहीं थे। राजीव गांधी जिस इलेक्शन के कैंपेन में दुनिया से गए, उस कैंपेन के शुरू होने से थोड़ा पहले भारत के मुस्लिम उलमा और कुछ इंटेलेक्चुअल्स और लीडरों के एक डेलीगेशन ने भारत के केंद्रीय राजनीतिक नेताओं से, पॉलिटिकल लीडर्स से एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स की थी। राजीव गांधी से, विश्वनाथ प्रताप सिंह से, चंद्रशेखर से और भी लोगों से मिले थे। वो 25-30 लोग थे। जब राजीव गांधी से मुलाकात के लिए वो डेलीगेशन चला तो उस डेलीगेशन के जो लीड कर रहे थे मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि मैं उस वक्त एक 35 साल का, 34 साल का एक यंग इंसान था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बात शुरू करनी है राजीव गांधी से। मैंने कहा कि काजी साहब ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, सैयद शहाबुद्दीन डेलीगेशन में मौजूद हैं, इब्राहिम सुलेमान सेठ हैं और फला हैं और फला हैं और फला हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। बाद में कोई बात ज़रूरत समझूंगा तो मैं कुछ बोल दूंगा, लेकिन शुरू मुझसे मत कराइए। काजी साहब और मेरे दरमियान बहुत बेतकल्लुफ़ी थी। कहने लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने कहा काजी साहब मेरी एक मजबूरी है कि मैं पॉलिटिकल लीडर से ज़रा बहुत सख्त बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्रिकेट कभी खेला है?
मैंने कहा खेला भी है और देखा भी है। तो उन्होंने पूछा कि बॉलिंग फास्ट कराई जाती है शुरू में या स्पिन। मैंने कहा नहीं, बहुत फास्ट बॉलिंग कराई जाती है। कहने लगा बस इसीलिए तो कह रहा हूं बाउंसर पे बाउंसर मारना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जब बात शुरू हुई तो मैंने सिर्फ इतना कहा राजीव जी से कि मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, लिखने पढ़ने का कोई छोटा सा एक तालिब इल्म हूं। कादी साहब का ये इसरार है कि मैं आपसे बात शुरू करूं, तो मैं तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट पेश कर सकता हूं, मेरी इतनी औकात है। मैं सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी के बाद से कांग्रेस अब तक बहुत अच्छे काम कर चुकी है। बाबरी मस्जिद में मूर्तियां कांग्रेस ने रखवाई, नमाज पर पाबंदी कांग्रेस ने लगाई, दूसरा अच्छा काम किया। पूजा शुरू करवाई, दर्शन की इजाजत दिलवाई, कांग्रेस ने अच्छे काम किए। ताला लगवा दिया, कांग्रेस ने अच्छा काम किया। फिर ताला खुलवा दिया, यह भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद एक मंदिर का शिलान्यास भी करवा दिया, यह भी बहुत अच्छा काम कांग्रेस कर चुकी। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक अच्छा काम, एक मंदिर बनाने का बीजेपी को भी करने दीजिए। आखिर उनको भी तो खुदा के सामने जाना है, कुछ जवाब देना होगा कि हम भी कुछ करके आए हैं। तो यकीन कीजिए एक आध मिनट तो राजीव जी जरा खामोश से रहे और फिर कहने लगे कि नुमानी साहब मैं इस बात का क्या जवाब दूं। कांग्रेस एक कमिटेड सेक्युलर पार्टी है, हो सकता है कि उससे कुछ गलतियां हुई हों, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कहां तुलना की जा सकती है, कंपैरिजन किया जा सकता है कांग्रेस का और बीजेपी का। तो जब वो अपनी बात कह चुके हैं तो मैंने उनसे कहा कि मैं शायद अपनी बात पूरी कह नहीं सका, कोई कंपैरिजन का सवाल ही मैंने नहीं खड़ा किया। मैंने तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट पेश करना चाहता हूं कि इतने अच्छे काम कांग्रेस कर चुकी है कि एक काम बीजेपी को भी करने चाहिए। सच्ची बात यह है, ये मसला सिस्टम का है, पार्टियों का नहीं है। ये मसला एक व्यवस्था का है, पार्टियों का नहीं है। बहुत तफसील से मेश्राम जी ने कल भी कहा था, आज भी सुबह ये बात आपके सामने रखी कि मसला इस सिस्टम को बदलने का है। उस सिस्टम को बदलना हम और आप शुरू करेंगे पहले अपने दिल और दिमाग में, पहले अपने मोहल्लों में, पहले अपनी गलियों में, पहले अपने बाज़ारों में। पहले आपस के संबंधों को, रिश्तों को बढ़ाना होगा, मिलना जुलना बढ़ाना होगा, खाना पीना बढ़ाना होगा। एक दूसरे के बारे में जो गलतफहमियां और डाउट्स हैं वो आपस में डायरेक्ट बातचीत करके दूर करना होगा। इस बात का एक ज़बरदस्त इरादा लेकर यहाँ से आपको और हमको सबको जाना है। यह है मेरी पहली गुजारिश। इस वक्त जो कुछ भी बातें अब तक हुई हैं उनको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये क्राइस्टल क्लियर फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारा आतंकवाद का सारा फसाना इंटरनेशनल लेवल के जो ब्राह्मण हैं यहूदी, ये उनका खड़ा हुआ है, और नेशनल लेवल पर जो भारतीय यहूदी हैं, भारतीय ब्राह्मण, उनका खड़ा किया हुआ है। ये एक फैमिली है, एक परिवार है, एक विचारधारा है, एक कैरेक्टर है, एक ही उनका उद्देश्य है। और ये बात कुरान बहुत पहले हमें बता चुका था। चूंकि मुसलमान, सच्ची बात यह है जितनी भी मसाइल हैं वो ये कि मुसलमानों की अक्सरियत आज कुरान को और उसकी स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रही है। वरना कुरान पहले ही बता चुका था कि आने वाले ज़माने में एक ज़माना ऐसा फिर आएगा जब यही परिवार पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा। कुरान ने कहा था वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताब लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। हम किताब तकदीर में ये बात लिख चुके हैं और ये बात साफ साफ तय कर चुके हैं कि ये वाला परिवार, ये ख़ानदान, ये कौम, ये लोग, ये ज़ात, ये दरअसल पूरी दुनिया में दो मरतबा बहुत बड़े पैमाने पर फसाद मचाएंगे। एक मरतबा पहले मच चुका, दूसरे मरतबा अब मच रहा है। लेकिन कुरान ये भी बार बार बता चुका है कि ये एक टेम्पररी फेज होगा, उसके बाद फिर एक मरतबा बेदारी पैदा होगी। लोग अपने मालिक को भी पहचानेंगे, लोग अपनी
जिम्मेदारियों को भी अदा करेंगे, लोग दुश्मन को भी पहचानेंगे, लोग अपने मिशन की तरफ दोबारा वापस आएंगे और एक बार फिर सच्चाई की फतेह होगी, जिसकी तरफ हमारे डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कुरान की एक आयत का हवाला देकर कहा था, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उम्मीदों का चिराग दिल में रोशन करना चाहता हूँ। नहीं लगता कि वो समय बहुत ज़्यादा दूर है जब ये सच्चाई दोबारा आएगी और इस जुल्म से और इन जुल्म करने वाले गिरोह से हमें और आपको छुटकारा मिलेगा।